आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फ्लडेस पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर राशियों के बारे में कुछ समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई सदस्य कक्षा में प्रथम बार शामिल हुआ है और कक्षा अच्छी लगती हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में आप नियमित रूप से शामिल हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी शामिल हो सकते हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने सभी कुछ जो पुस्तक में है, हम लोग एक प्रारंभिक तौर से अध्ययन भी कर रहे हैं, सभी कुछ समझने का प्रयास किया। यहाँ पे राशियों के स्थान के बारे में बतलाया जा रहा है कि मेष आदि यानी कि मेष से लेकर मीन राशियों तक के रहने का स्थान क्रम बताते हैं। इससे पूर्व में राशियों के बारे में हम लोगों ने केवल यह समझा था कि प्रत्येक राशियों में 2.25 नक्षत्र होते हैं और किन किन नक्षत्रों के मेल से कौन कौन सा राशि बनता है, यह भी समझने का प्रयास किया था। यदि वह विषय वस्तु जिस व्यक्ति को पूरा समझ में नहीं आया हो तो कृपया समूह में लिखेंगे या इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे। हम राशि एवं नक्षत्रों के मेल पर आधारित पुनः कक्षा आयोजित कर सकते हैं, यह कर लिया जाएगा। यहाँ से राशियों के बारे में समझने से पहले राशियों के बारे में कुछ एक सामूहिक तौर से हम लोग समझ लेते हैं कि राशियां हैं क्या। तो राशियां जो होता है वह घर है, माहौल है। कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उसका फल, ग्रह का फल राशि के अनुरूप ही एवं नक्षत्र के अनुरूप ही उनके गुण धर्मों में बदलाव आता है। जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होता है मनुष्य की वही राशि होती है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है और नक्षत्र के जिस चरण में होता है उसके चरणानुसार उनके राशि नाम होते हैं। जातक के गुण या अवगुण अवगुण में अधिकता या कमी राशियों के प्रभाव से ही होता है। लग्न का आधार भी राशियां हुई होती है। अलग अलग लग्नों में जन्म में जातक का स्वभाव में अंतर हो जाता है। इसके मुख्य कारण राशियां ही हैं। अब आप राशि कह लीजिए या नक्षत्र कह लीजिए, बात तो एक ही है। राशियां बड़ा भाग है, नक्षत्र उससे छोटा है। एक राशि को 2.25 भाग में बांटेंगे तो एक भाग नक्षत्र हो जाता है, और उस एक भाग को भी 4 भाग में बांटेंगे तो नक्षत्र का एक चरण हो जाता है। यानी कि नक्षत्र के चरणों के समूह या नक्षत्रों के समूह को राशि कहा गया है। तो राशि ओवरऑल होगा। तो राशियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व भी अलग प्रकार के हो जाते हैं। राशियों के कई प्रकार के गुण धर्म हमारे जातक शास्त्रों में बतलाए गए हैं। यहाँ पे पुस्तक में जो बातें दी गई है इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसके अलावे अन्य जो गुण धर्म है हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि राशियों का रहने का स्थान क्रमशः बताते हैं। मेष राशि के लिए जंगल बतलाया गया है। इसका उपयोग कई
स्थानों पर होता है, हम लोग इसको सीखे क्यों, याद क्यों रखे, स्मरण क्यों रखे? तो ग्रहों के उपाय में राशियों के स्थान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग आने वाली कक्षाओं में यह पढ़ेंगे कि ग्रहों का उपाय अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से होते हैं। जो ग्रह जिस व्यक्ति के कुंडली में जिस तत्व में होते हैं, उसके अनुरूप व्यक्ति उपाय करता है। जिस भाव में जो राशियां पड़ी हुई होती है, तो भावों के आधार पर भी उपाय किए जाते हैं। साथ ही पहले के जमाने में तो अधिकतर जब संचार की सुविधाएं नहीं थी, हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते थे, और 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से अधिक समय हो जाता था या अत्यधिक समय हो जाता था, तो व्यक्ति चिंतित होता था, विचलित होता था, या घर से ही निकल के चला जाता था और समय के अनुसार वह वापस नहीं लौटता था, तो मन में शंकाएं होने लगती थी। तो व्यक्ति गुरुजनों के पास में, दैवज्ञ के पास में, ज्योतिषी के पास में जाकर पूछता था कि हमारा फल्ला व्यक्ति इतने समय से घर से निकला है, वो आने के लिए बोला था लेकिन अभी नहीं आया। तो वहां पर भी उस फलदेश में इसका आवश्यकता पड़ता है, राशियों के स्थान के नाम पर। लेकिन समय जमाना बदला, संचार के साधन बढ़े। आज के जमाने में कोई व्यक्ति कहीं चला भी जाता है, तो उसके पास में फोन होता है, मोबाइल होता है, तरह तरह की बातें होती है। हम ऑन लाइव वार्तालाप भी कर लेते हैं। या यदि उसका फोन बंद रहता है या खो जाता है या गिर जाता है, तो उसके मित्रों से पता कर लेते हैं, या वह व्यक्ति जहाँ गया हुआ होता है वहां से हम पता कर लेते हैं। रेयर केस में ही ऐसा कभी कभी अब ऐसा होता है। अब तो खैर वैसे फ्लड के लिए आते ही नहीं है कोई। बिगले 2, 4, 6 महीने में एक आधा आदमी आ गया कि हाँ भाई फलना व्यक्ति घर से नाराज होकर चला गया है, उसका कोई पता नहीं है। तो वहां पर भी राशियों के स्थान की आवश्यकता पड़ती है। और भी बातें हैं कि यदि कोई सामान, कोई वस्तु हमारे घर में ही है, लेकिन हमने कहीं रख दिया है, भूल गया, तो वह वस्तु कहाँ है, इसके लिए भी हम राशियों के स्थान का के सहारे हम वस्तु ढूंढने का या प्रयास करते हैं। तो इसलिए यह हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। तो मेष राशि का रहने का स्थान है जंगल, वृषभ राशि का खेत, ऐसा क्षेत्र जो गीला हो, मिथुन राशि का शयन कक्ष, कर्क राशि का जलपूर्ण दरार। अब देखिए, जलपूर्ण खेत और जलपूर्ण दरार में दोनों में अंतर है। ऐसा जमीन जहाँ पे खेत है, यह तालाब नहीं लिखा गया है, ऐसा जगह जिसके ऊपर में पानी भरा हुआ हो, थोड़ी मोड़ी हो लेकिन पानी का, जमीन का सतह पूरा पानी से ढका हुआ खेत। जलपूर्ण दरार का मतलब ये हुआ कि गर्मी के दिनों में आप देखते हैं जमीन में दरारें आ जाती है, फट जाता है, या बारिश के बाद में जब देखते हैं बारिश नहीं होता तो खेतों में दरार पड़ जाती है, तो उस दरार में पानी का होना। पांचवा पर्वत, छठा अन्न और जल से, छठा यानी कि कन्या राशि, जल और अन्न से पूर्ण भूमि यानी खेती का जमीन। वैश्य का घर यानी कि बनिए का घर, तुला राशि का। आठवां छिद्र, यानी छिद्र इसे कहते हैं जो वहां पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, वैसे जगह को छिद्र कहा जाता है। नौवां राशि जो है धनु राशि, जनाधीश। जनाधीश यानी कि जज का घर, ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें, अधिकांशतः लोग मान लेते हैं, जिसकी बातों को कोई नहीं काट पाता,
वैसे व्यक्ति का घर। 10 में जंगल, जलपूर्ण जंगल यानी कि ऐसा हरा भरा जंगल जिसमें क्या हो, तो जिसमें पानी का भी साधन हो। ये 11 यानी कुम्हारों की जगह। 12 मीन यानी कि जल। तो यहाँ पर मीन का मतलब जो हुआ जल, मतलब यह इसे आप तालाब कह सकते हैं, इसे तालाब कह सकते हैं। ऐसा जल जो शांत हो, जिसमें गति नहीं हो। ऐसा जल जिसमें गति नहीं हो। वैसे किसी किसी पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि मेष राशि का स्थान जो है वह साधारण जगह है, साधारण फील्ड वगैरह है, मैदान है उसे। वृषभ राशि भी जलपूर्ण खेत यानी कि हाँ मैदान है, लेकिन वहां पर खेती बाड़ी भी होती है। मिथुन राशि की बात की जाए तो यहाँ पर सोने का कमरा दिया गया है। किसी किसी पुस्तक में आप लोगों को यह भी पढ़ने को मिलेगा कि गांव। कर्क राशि के लिए यहाँ जलपूर्ण दरार दिया है। किसी किसी पुस्तक में तालाब भी पढ़ने को मिल सकता है। सिंह राशि के लिए पर्वत वन, हमने दूसरे पुस्तक में अन्य बातों को नहीं पढ़ा। कन्या राशि के लिए हरा भरा खेत, जहां पे खेती होता हो। तुला राशि के लिए वैश्य का घर ही नहीं, बाजार भी हम समझ सकते हैं, जहाँ पे सारी सामान्य वस्तुओं का खरीद बिक्री होता है। वृश्चिक राशि के लिए छिद्र भी है और जलपूर्ण स्थान भी है। ऐसा जलपूर्ण स्थान जो उपयोग में जल नहीं ला सकते, ऐसा जल जिसका हम उपयोग में नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, किसी कार्यों में उपयोग में नहीं ला सकते, वैसा जल। 9 धनु। तो धनु राशि का यहाँ पर लिखा गया है कि जनाधीश यानी कि जज, या जो फैसला सुनाता है या जिसकी बात कोई नहीं काटता, वैसा। किसी किसी पुस्तक में रणभूमि भी लिखा गया है। और यह भी बातें सत्य होती है फला देश में। जब कोई व्यक्ति कहीं इधर से उधर चला जाता है, पता नहीं चलता जल्दी, और जब हमारे लोगों के पास में आता है, प्रश्न कुंडली बनाते हैं और धनु राशि की बात आती है, तो हम लोग कहते हैं जाइए ना फलाने गांव के इस साइड में, जहाँ पे कोलाहल वोलाहल हो रहा होगा, भीड़ भड़का इकट्ठा होगा, मनमुटाव वाली बातें हो रही होगी, उसी जगह पर वह व्यक्ति खड़ा होगा और बातें भी हो जाती है। क्योंकि धनु राशि का सिंबल क्या है? धनु राशि का सिंबल तीर कमान है ना। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मकर राशि, हाँ अब इसके बाद में कुंभ। जलपूर्ण जंगल, ऐसा जंगल जहां पर तालाब वगैरह हो, तालाब में झील वगैरह, या मतलब ऐसा वन प्रदेश जहाँ पे तालाब हो, झील हो, हर प्रकार की सुविधा है वैसा। ये 11 जो यहाँ पर लिखा गया कुम्हारों की जगह, तो किसी किसी पुस्तक में आप लोगों को, क्योंकि यह पृथ्वी 11 जो है पृथ्वी तत्व की राशि हुआ ना, वायु तत्व का हो, वायु तत्व का समतल जल। अब 12 के लिए जल तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जन्म कुंडली या प्रश्न में जिस राशि का निर्णय किया जावे, उस राशि के उपयुक्त वर्णीय स्थान से फलादेश करनी चाहिए। यहाँ पर पे बातें। अब इसके बाद में जो पुस्तक में बातें दी जा रही है, हालांकि हम लोग पुस्तक अथवा अवलोकन करते हैं कि और राशियों के बारे में कुछ राशि भेद ही है, हाँ आगे बहुत कुछ है, हम लोग उसे पढ़ लेंगे समय में। अब यहाँ पर जो बातें दी गई है, यहाँ पर राशियों के स्वामी के बारे में तो हम सबों को पूर्व से ज्ञात है। हम सबों को
पूर्व से ज्ञात है कि किस राशि के स्वामी कौन कौन से ग्रह होते हैं। यहाँ पर लिखा भी जा रहा है कि मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है। हम भी जब पठन पाठन करते हैं तो हम भी यही लिखते हैं कि 1 और 8 के स्वामी मंगल देव होते हैं, 2 एवं 7 के स्वामी शुक्र देव होते हैं, 3 एवं 6 के स्वामी बुध देव होते हैं, 4 के स्वामी चंद्रमा, 5 के स्वामी सूर्य, 6, 7, 8 हो ही गया, 9 एवं 12 के स्वामी देव गुरु बृहस्पति, 10 एवं 11 के शनिदेव होते हैं। यह हम सबों को याद है। यदि याद न भी है तो हम लोग जब जब प्रदेश करते हैं, कुंडली की बात आती है, तो हम लोगों ने एक सारणी बना रखी है। वहां पर सभी ग्रहों की स्वराशि, सभी ग्रहों की उच्च राशियां, सभी ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, सभी ग्रहों की शत्रु राशियां, सभी ग्रहों को की सम राशियां, सभी ग्रहों की मित्र राशियां, क्या हम लोगों ने सारणी बनाया है। उसी सारणी पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखते 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 यह बातें सदैव के लिए याद हो ही जाता है। अब यहाँ पर एक बातें दी गई है कि अब नीचे के चक्र में किस ग्रह की कौन सी उच्च राशि है, उस समस्त उच्च राशि में भी किस अंश पर परम उच्च होता है, यह बतलाया जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की नीच राशि और नीच राशि में भी परम नीच अंश बतलाया जाता है। अब उच्च राशि एवं नीच राशि का मतलब क्या होता है, हम सबों को समझना चाहिए। हालांकि बहुत पहले की बात है, क्लास की कक्षा चल रही थी, महीने 2 महीने पूर्व की बात है। एक सदस्य का समूह में प्रश्न लिख दिया गया कि गुरुजी, सूर्य मेष राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं, या मंगल मकर में ही उच्च का क्यों होता है, चंद्रमा वृषभ में ही उच्च का क्यों होता है। सभी ग्रह अपने अपने अलग अलग राशियों में ही उच्च के क्यों होते हैं, दूसरी राशियों में उच्च के क्यों नहीं। हम लोगों ने उस पर चर्चा भी किया था और लोगों ने काफी उसे सराहा भी था। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, लेकिन हम लोग इतना समझे सरसरी तौर पे कि कोई भी ग्रह हमें क्या देता है, क्या नहीं देता। तो ग्रहगण हमें क्या देंगे, देते तो कुछ नहीं है, लेकिन सभी ग्रहों से अपनी अपनी एक ऊर्जा रश्मि तरंग निकलता रहता है। ग्रहों में गति है, ग्रहों में गति है। यदि मीन राशि में कोई ग्रह है तो अपने गति से वह मेष राशि में जाएगा, वृषभ राशि में जाएगा, आगे अपना बढ़ता रहता है। नतीजा यह होता है कि वह ग्रह हमसे कभी दूर होता है तो कभी नजदीक होता है। जब हम पृथ्वी पर हैं और कोई भी ग्रह जब अपने परिभ्रमण पथ पर जब घूमता है तो हम तो अपने जगह पर स्थिर ही हैं, क्योंकि ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अग्रजनों ने, हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को स्थिर मान लिया है और शेष सभी को गतिमान, यहाँ तक कि जो सूर्य देव स्थिर हैं उनको भी गतिमान मान लिया गया है। तो जिसमें गति होगी वह कभी हमसे दूर जाएगा, कभी हमसे नजदीक आएगा। क्या यह बातें स्पष्ट है या नहीं है? जी गुरुजी, स्पष्ट है। स्पष्ट है। तो जब ग्रहगण हमसे दूर जाएंगे तो उनकी रश्मियां हमको कम प्रभावित करेगी। जब वह हमसे नजदीक होंगे तो उनकी रश्मियां हमें अत्यधिक प्रभावित करेगी।
यह भी स्पष्ट है। हमारे लिए अब इस बातों को हम लोग ग्रह को छोड़ दें, मानव जीवन के ही आधार मानकर यदि हम लोग समझने का प्रयास करें, तो हम यह पाएंगे कि हमारे परिवेश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नहीं, सभी लोग हैं। सभी लोगों में कुछ ना कुछ उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अलग पहचान होती है। सभी व्यक्तियों की अपनी एक ऊर्जा तरंग अधिक विशेष गुण होता है। वह विशेष गुण हमारे लिए कभी अच्छा भी होता है, मतलब कि वह गुण किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए वो खराब हो जाता है। किसी के गुण हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं या ज्यादा फलदायी होते हैं, किसी के गुण हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, ज्यादा करीब रहना। क्योंकि मनुष्य जीवन में हर प्रकार की विषय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता कम है। तो जिस विषय वस्तु की आवश्यकता कम है और वह आपको अधिक मिले, तो क्या आपको वह अच्छा फल देगा? नुकसान ही करेगा। और जो चीज आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए फलदायी है, वहीं आपसे जब दूर हो जाए, काफी दूर पर रहे। अब यहीं पे हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, हम सभी एक दूसरे के सहारे अपने अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक निश्चित दूरी पर अभी तो खैर संचार के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दूरियों का यहाँ पर बात ही समाप्त हो जाता है। परंतु यदि हम लोग आमने सामने बैठकर अध्ययन करें, तो आवाज है। आप जितने अधिक दूर पर रहेंगे, हमारी वाणी आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, आप पूरी विषय वस्तु नहीं समझ पाएंगे। जितने नजदीक रहेंगे, उतना आपको लाभ होगा। अगर हम ही स्वभाव अगर थोड़ा मेरा खराब हो, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, इससे भला तो दूर ही रहना अच्छा। जब आवश्यकता पड़ेगा तो थोड़ा बतिया लेंगे, नहीं तो वैसे दूरी भी बना कर रखने में फायदा। तो कुछ दूरियां ऐसी हो जाती है कि किसी ग्रहों का हमारे नजदीक में रहना उत्तम होता है, ज्यादा फलदायी होता है। किसी का अत्यधिक दूर रहना ज्यादा फलदायी होता है। तो वहीं हम मनुष्यों को जो ग्रह जिस बिंदु पर रह करके हमें उत्तम फल देते हैं, उसे उस ग्रह का उच्च स्थान कह सकते हैं। ग्रहगण जिस जगह पे रहकर अपने रश्मियों से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उस बिंदु को, उस स्थान को नीच राशि कहा गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं, या ऐसा मेरा अनुभव कहता है। आप लोगों का अनुभव, या यदि आप वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपके अनुभव में हमारे अनुभव में थोड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने जो समझाया, हम वह बात आपको हमने कहा। अब इसके बाद में यहाँ पर अंशात्मक मान के बारे में भी बतलाया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, आगे जो जो हम लोग पढ़ते जाएंगे और बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। यहाँ पे सभी ग्रहों की उच्च राशि एवं नीच राशि के बारे में बतलाया गया है कि सूर्यदेव मेष राशि में 10 अंशों तक, 10 अंश पर परम उच्च के हो जाते हैं, और तुला राशि के 10 अंशों पर परम नीच के हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हम एक चार्ट आप लोगों को दिखलाना चाहेंगे। यहीं पे देखा जाए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेष राशि में 10 अंशों का, मेष राशि की दूरियां यहाँ से, एक मिनट,
मेष राशि की दूरियां यहां से शुरू हुआ, यहां तक हुआ, इसमें 30 अंश हुआ। एक राशि 30 अंशों की होती है, तो 10 अंशों पर यानी कि लगभग यहाँ या यहाँ जो भी हो बने, यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छे फल देते हैं, यानी कि परम उच्च हो गए, वहां पर सर्वाधिक अच्छे फल देने वाली बिंदु हो गई। अब ठीक इससे विपरीत आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि तुला राशि के 10 अंशों पर ये परम नीच के हो जाते हैं, यानी कि इनकी रश्मियां हमें हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो अब देखिए तुला राशि कहाँ है, तो तुला राशि यह रहा, यहां से लेकर यहां तक, तो तुला राशि के 10 अंश, तो यह क्या हो गए, यह खराब फल देने वाले हो गए या बिल्कुल ना फल देने वाले हो गए, जो समझिए कि हमारे लिए अच्छे नहीं है। अगर वह हमें अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, यह नुकसान है ना। अगर आप सभी यहाँ पर शामिल होते हैं पढ़ने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, दुनिया कहती है या आप सभी को बतलाया कि फल्ला व्यक्ति, हालांकि हम तो कभी नहीं कहते, हमारी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी गुरुजी। जी। हम तो नहीं कहते कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम यह कहते हैं कि हम पुस्तक पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ में चर्चा करते हैं, तो कुछ ज्ञान मेरा भी बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यह ज्योतिष का परंपरा है। देवगुरु बृहस्पति आगे के आने वाले कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आने वाले कक्षा में हम लोग यह पढ़ेंगे कि देवगुरु बृहस्पति भी ज्ञान के कारक हैं, शुक्र देव भी ज्ञान देते हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं। लेकिन जब बात ज्ञान विज्ञान की होती है तो शत्रुता भी इनकी बड़ा अमृत फल दे देता है, यानी कि दो विद्वानों में शत्रुता तो हो ही नहीं सकती। ये अपने ज्ञान पर की बात बोलते हैं कि हमने यह पढ़ा, हमने यह पढ़ाया, हम यह जानते हैं, हम यह जानते हैं, इसका लॉजिक यह है, यह है, शुक्र अपना लॉजिक देता है, देवगुरु बृहस्पति अपना। तो वहां से एक तीसरा ज्ञान और बनकर निकल जाता है, यानी कि विद्वानों का जब तर्क हो तो वहां से और एक नए प्रकार का ज्ञान निकलता है। क्या हमारा जहां तक समझ है कि यह गलत है या सही है? बिल्कुल सही है गुरुजी। सही है। तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि आप लोग भी विद्वान हैं, आप लोग भी वैश्य ज्योतिष के पुस्तकों को पढ़ा है या पढ़ रहे हैं। हम तो अपने आप को विद्वान कभी नहीं मानते, हम भी पुस्तक पढ़ते हैं। तो जब दो पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति जब एक जगह होते हैं तो चर्चा के दरमियान ऐसी बात नहीं है कि केवल सामने वाले को ही ज्ञान मिलता है या ज्ञान की वृद्धि होती है, सबों को होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ाता हूं, हम ये कहते हैं कि हम भी पढ़ते हैं। तो बातें कहाँ से शुरू हुई थी, हम तो विषय अंतर हो गए। गुरुजी दो शुक्र और गुरु की बात हो रही थी। तो दो विद्वानों के बीच मतभेद की बात करें। हाँ, तो दो विद्वानों में जब मतभेद होता है तो एक नई ऊर्जा रश्मि निकलती है, नया प्रकाश निकलता है। तो हम सब आने वाले कक्षा में वह सभी समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ रहा कि यहाँ सबसे उत्तम फल हो गया, तो ठीक इसके विपरीत यहाँ पर बातें आ गई कि फल नहीं मिलना या फल खराब हो जाना। तो अब यहाँ से अब यह 10 अंशों के परम उच्च हो गए तो सर्वाधिक फल देने वाले हो गए। यहाँ तक पहुंचने पर 100 यहाँ बनता है और यहाँ से धीरे 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 कम होता है।
और यहाँ पर समाप्त हो जाता है, या कोई बिंदु तो होगा जहां पर समाप्त होकर खराब फल होगा। तो हम लोगों को गुरुजी, हाँ जी 10 अंश पर सूर्यदेव ऊंच के होते हैं, हाँ उच्च राशि में बैठे होगा, वही 10 डिग्री से ऊपर हो जाए तो फिर वो थोड़ा कम अच्छे फल देंगे। नहीं नहीं, हम उसी की चर्चा तो कर रहे हैं, हम वही समझने का प्रयास कर रहे हैं आपस में कि अब यहाँ पर देखा जाए कि सूर्यदेव यहाँ पर पूरे अगर 100% फल दे रहे हैं, यहाँ पर 100% 100% से तो ज्यादा हो नहीं सकता, तो इस बिंदु पर 100% फल दे रहे हैं अच्छे, और यहाँ बिल्कुल इनका फल समाप्त हो गया, तो यहाँ से धीरे 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 इनका फल कम होगा। ये नहीं कि 11 अंशों के, 12 अंशों के, 15 अंशों के, 30 अंशों के हो जाएंगे तो पूरा फल में समाप्त हो जाएगा। ऐसी बात थोड़े धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ शून्य हो गया, फिर यहाँ से धीरे 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 बढ़ते 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 जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो इससे 2 अंश कम रहेगा, इसका मतलब ये नहीं ना कि ये 10% फल देगा, 0% फल देगा। यहाँ कुछ तो संख्या होगी जिससे आगे बढ़ेगा। अगर हम इस मिडिल पॉइंट को भी अगर हम 50 माने कि यह 50% कम हो गया या जो प्रतिशत कम हुआ, तो यह धीरे धीरे कम होगा ना कि एकाएक यहाँ पर आके 50 कम हो जाएगा। धीरे 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 कम होगा। अगर मान लिया कि यहीं पे 50 है तो धीरे 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 बढ़ता जाएगा ना। एक बिंदु आएगा कि 90 भी होगा, एक आएगा कि 95 भी होगा, 97 भी होगा, यहाँ 100 है तो 99, 98, 94, 95, इस प्रकार से जितनी दूरियां बढ़ती जाएगी थोड़ा कम होता जाएगा, थोड़ा कम होता जाएगा। कम होता जाए। ये नहीं कि समाप्त। अगर 11 अंश का हो गया तो 100 के बगल में ही है ना, 125 हो जाएगा, या 99 रुपया 90 पैसा हो जाएगा, 99 रुपया 99 पैसा होगा, तो 100 क्या बाकी रहा तो पूरा ही था। अगर 95% ही दे रहा है 100%, इसको रुपये पैसों में भी समझ सकते हैं। तो सामान्यतः 10 अंशों पर ही नहीं, सामान्यतः जिस राशि में जो ग्रह होते हैं वह पूरी राशि उच्च के जैसे ही फल देते हैं, और उससे एक राशि पहले, अब जैसे कि मीन राशि में सूर्यदेव हो तो इन्हें हंसता हुआ कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? यहाँ भी उच्च के जैसे ही फल दे देते हैं, क्योंकि यह हर्षित होता है, खुश होता है, क्योंकि यह एक राज सिंहासन है। सभी ग्रहों की उच्च स्थान या उच्च राशि एक उसके लिए राज सिंहासन के बराबर होता है। जब ग्रह अपने उस स्थान पर पहुंचने वाला होता है तो ग्रह मन में अंदर में प्रसन्न रहता है। हम आप सबों से पूछते हैं कि जिसको आप अपने अंतर मन से बड़े ही श्रद्धा आदर भाव से देखते हैं, जिसकी कमी आपको खलती है, और जब आपको निश्चित हो जाता है कि अब मुझे उनकी सानिध्यता मिलने वाली है या हम उस जगह पर जाने वाले हैं जहां वह महात्मन है, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है। मन में कोई भी क्षोभ उत्पन्न होता ही नहीं, बड़े नए उमंग ऊर्जा उत्साह से आप काम करते हैं। फिर आप टेम्पो वाले से ये नहीं कहते कि भैया 12 रुपया किराया नहीं है, 10 रुपया ही है। वह 12 रुपया भी मांगता है तो 12 रुपया दे देते हैं। भाई आप समय वहां पर 1 सेकंड भी जाया नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने उस स्थान पे पहुंचूं। और यहाँ जो सबसे बुरा स्थान है, तो यहाँ पर जब ग्रहगण बुरे फल देते हैं तो यहाँ ग्रह आना नहीं चाहते, तो आना नहीं चाहते मतलब थोड़ा सा मन क्या हो जाता है, ऐसा जगह जहां पर आप जाना नहीं चाहते लेकिन नियमानुसार आपको जाना ही है, तो मन में क्षोभ हो जाता है कि नहीं होता है? जी। अब गंगा नदी के किनारे आपको जाना हो, मन हर्षित हो जाएगा। नदी क्या है, उसमें पानी बह रहा है, तो नाले में भी तो पानी बहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीचे स्थान मतलब नाला, हम वैसे समझने के लिए उदाहरण तौर पर बोल रहे हैं कि एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान।
जो हमें फल देने वाला। तो वह खराब स्थान हुआ ग्रहों का, तो वहां पे जाने पर जब ग्रहगण अशुभित हो जाते हैं तो उससे एक राशि पहले भी वह अच्छे फल नहीं देते। इसलिए नीचाभिलाषी ग्रह अच्छे फल नहीं देते, उच्चाभिलाषी ग्रह अच्छे फल देते हैं। क्यों देते हैं ये हम लोगों ने समझा, और आने वाले कक्षाओं में इसी पुस्तक में आगे हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि लिखा गया है कि उच्चाभिलाषी ग्रह अच्छे फल देते हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के हम सबों को याद रखना चाहिए कि किस राशि के मतलब कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के होते हैं। यदि हो सके तो अंशात्मक मान को भी हम सबों को याद रखना चाहिए कि इतने अंशों पर परम उच्च के होते हैं या परम नीच के होते हैं। जो ग्रह जितने अंशों पर परम उच्च के होते हैं उतने ही अंशों पर परम नीच के भी होते हैं। नीच ग्रह अच्छे फल नहीं देते। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध कन्या राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, और उससे ठीक 7वीं राशि में। तो यहाँ पर तो कोई खास विवेचना नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या लिखा गया है। यहाँ पर तारांकित किया गया है 6 नंबर, लिखा है क्या? हम्म अब क्योंकि कन्या की मूल त्रिकोण राशि भी मतलब बुध की मूल त्रिकोण राशि भी कन्या ही है, और उसी राशि में यह उच्च का भी होता है। तो 15 अंश पर क्या है, 15 अंश पर यह बुध उच्च का हुआ, और 15 उच्च भाग और 15 अंशों के भाग में मूल त्रिकोण राशि 16 से 20 तक मूल त्रिकोण राशि और 20 से 30 तक स्वराशि। तो बुध यदि कन्या राशि में है और 15 अंशों से कम है तो ज्यादा फल, 16 से 20 तक है तो उससे कम फल, 20 से 30 के बीच में है तो उससे कम। लेकिन फल तो बुरा नहीं होगा ना। स्वराशि के भी ग्रह अच्छे फल देते हैं, अपने उच्च राशि में भी अच्छे फल देते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में भी अच्छे फल देते हैं। अब कुछ ग्रहों की जो स्वराशि या उच्च राशि बतलाई गई है उसकी मूल त्रिकोण राशि भी होती है। फिर यह कैसे मालूम पड़े कि उस राशि में स्वराशि या अपनी राशि किंतु कितने अंशों तक, मूल त्रिकोण कहाँ से कहाँ तक या उच्च राशि का कौन सा भाग है, मूल त्रिकोण राशि का कौन सा भाग है, स्पष्ट किया जाता है। और सूर्यदेव की सिंह राशि अपनी है, सिंह राशि के स्वामी हैं, और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी यही है। तो मूल त्रिकोण यह 20 अंशों तक इनका मूल त्रिकोण रहता है, और 20 अंशों के बाद में 30 अंशों तक इनकी अपनी स्वराशि है। लेकिन चाहे मूल त्रिकोण राशि हो चाहे स्वराशि हो, दोनों तो एक ही हैं, और दोनों राशियों में अच्छे, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि के ग्रह अच्छे ही फल देते हैं। हम मूल त्रिकोण राशि के अंशों में अवस्थित रहने से ग्रहगण थोड़े अधिक फल देते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि ही है, और वृषभ राशि में ही चंद्रमा उच्च का होता है। तो 0 से 3 डिग्री तक यह उच्च हुआ, और 3 डिग्री से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण हो गया। तो मूल त्रिकोण राशि के भी ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण का फल ज्यादा देते हैं। तो वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आपके कुंडली में चंद्रमा चाहे जिस भाव में हो, चंद्रमा चाहे जिस भाव में हो, जिस राशि में हो, उनकी जो अपनी राशि 4, हम लोगों ने कुछ क्षण पहले इसी पुस्तक में पढ़ा है यहाँ पर कि सिंह का सूर्य और कर्क का चंद्रमा स्वामी है। तो कर्क राशि का जितना फल आपको चंद्रमा देगा, अगर चंद्रमा अच्छा स्थिति में है, चाहे वह किसी भी राशि में हो, तो कर्क राशि आपके कुंडली के जिस भाव में बना हुआ है उस भाव के फलों में चंद्रमा के गुण कुछ कम। लेकिन वृषभ राशि जहां पे है, वृषभ राशि जहां पे है, वहां पे
चंद्रमा के गुण धर्म थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। वृषभ राशि पे चंद्रमा के गुण धर्म थोड़े ज्यादा ही मिल जाए, क्योंकि चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि है। मंगल का मेष, इनका मूल त्रिकोण भी है, स्वराशि भी है। 12 अंश तक यह मूल त्रिकोण और बाद बाकी स्वराशि, ऐसा यह सभी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि राशियों को मनुष्य, कीट, जल, चतुष्पद, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका हम लोग फलादेश में उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध की भी बातें लिखी गई है। जैसे धनु राशि का पूर्वार्ध मनुष्य का हुआ और उत्तरार्ध चतुष्पाद का हुआ। मिथुन मनुष्य, कन्या मनुष्य, तुला मनुष्य, कुंभ मनुष्य। इसका फलादेश में उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग 1-2 कक्षा कभी ऐसी आयोजित होगी। हम लोगों ने पूर्व में निर्णय लिया था कि फलाने दिन हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे और फलाने दिन पुस्तक में पढ़े गए विषय वस्तुओं को हम लोग कुंडली पर कैसे लगाएं, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। सोमवार को शंका समाधान कक्षा होगा सुबह में, सोमवार के शाम में अभ्यास कक्षा, प्रैक्टिस कक्षा हम लोगों की होगी। तो इन सबों को हम लोग फलादेश में जब उपयोग करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इसका फलादेश में उपयोग कहाँ होता है, तो थोड़ा और ज्यादा ज्ञानवर्धन होता है गुरुजी। प्रणाम विचार स्पर्श। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। तो यदि आप लोगों की सहमति हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो गुरुजी बस ये बता दिया जाए कि यहाँ पर इसका चतुष्पद, कीट, जलचर और मनुष्य दिया हुआ है। मैंने इसका क्या उपयोग होता है इन राशियों को? जैसे मिथुन के लिए मनुष्य दिया हुआ है, इसके लिए चतुष्पद दिया हुआ है। समय है क्या? क्लियर हो सकता है क्या? हाँ जी, यहाँ पर देखें, इसके कई बातें होती है। मनुष्य क्या है, चतुष्पद क्या है? चतुष्पद 4 पैरों वाला जानवर का स्वभाव को दर्शाता है। यह कीट क्या है? यह इसका स्वभाव कुछ ठीक नहीं होता। जलचर, जल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या गुण धर्म है? वह है। और यह मनुष्य है तो इन राशियों के मनुष्य के गुण धर्म पाए जाएंगे। यह गुण धर्मों को दर्शाता है, गुण धर्मों को दर्शाता है। जलचर हुआ जल में रहने वाला जीव के जैसे। अब फलादेश में किस प्रकार के फलादेश में जलचर की आवश्यकता पड़ने वाली है, वहां पर इसका उपयोग होगा। एक एक विषय वस्तुओं को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रश्नों के आलोक में अलग अलग वर्गों का उपयोग अलग अलग प्रकार से हो जाता है। हम लोग जब फलादेश करते हैं तो वहां पर भी यह पाते हैं कि यदि सूत्र तो यह बन रहे हैं, परंतु यदि यह प्रश्न होता तो लाभकारी होता और यह प्रश्न है तो नुकसानदायक है। तो गुण धर्मों के आधार पर तो एक गुण धर्म यह भी है कि कर्क राशि या मकर का उत्तरार्ध या मीन राशि जो है वह जलचर स्वभाव का है। जलचर गुण धर्म इनमें पाए जाते हैं, यानी कि जलीय जीव के जो गुण धर्म है वह पाए जाते हैं। वृश्चिक राशि का जो गुण धर्म है वह विषैला है। गुरुजी, हाँ जी, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। हाँ, पूर्वार्ध का मतलब हुआ पहले और उत्तरार्ध का मतलब हुआ बाद में।
धनु धनु का पूर्वार्ध लिखा हुआ है तो तो पहले धनु राशि धनु में के पहले ठीक है, हम बताते हैं। धनु राशि में पूर्वार्ध का मतलब हुआ कि 0 से 15 अंशों तक मनुष्य वाली गुण धर्म आ गए, और 15 अंशों से लेकर 30 अंशों तक चतुष्पद के गुण धर्म हुए। राशि पर इस पर विचार करेंगे गुरुजी की लग्न पर विचार करेंगे? राशि पर, चंद्रमा की स्थिति पर। हाँ, चंद्रमा की स्थिति यहाँ लग्न, विशेष। चंद्रमा की डिग्री देखेंगे कि लग्न की डिग्री देखेंगे? चंद्रमा की डिग्री देखेंगे। राशि है तो चंद्रमा। हाँ, अब देखिए, मानसिक स्वभाव और शारीरिक स्वभाव एक्टिविटी अलग होता है, मानसिक एक्टिविटी अलग होता है। ऐसे प्रश्न जिसमें मन की प्रधानता हो तो चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि है। गुरुजी जो कुंडली मिलाया जाता है उसमें इसकी इसकी वही जो लिखा रहता है चतुष्पद कीट जलचर, वही है क्या ये वह समय? हाँ जी, है तो वही, यही है। जी जी। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम लोग, अब इसके आगे क्या है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, उदयस्त के बारे में, या हाँ, सृष्टोदय पृष्ठोदय यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अब अगली जो बात आ रही है कि यहाँ पर कौन सी राशि अपने आगे की ओर से उदय होती है, कौन सी पीछे की ओर से, कौन सी दोनों ओर से, यह बताते हैं। तो जो आगे की ओर से उदय होता है वह शीर्षोदय राशि कही जाती है, यानी कि सिर के तरफ से जिस राशि की उदय हो वह शीर्षोदय होता है, और जो पैर के तरफ से यानी कि पीछे से उदय होता है, नीचे से उदय होता है, उसे पृष्ठोदय कहते हैं। शीर्षोदय और पृष्ठोदय में कुछ ही अंतर है। यह उभयोदय है, यानी कि मिला जुला, मीन राशि। अब यहाँ भी उभयोदय लिखा गया है लेकिन तारांकित किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग किसको माने, इसको माने या इसको माने? तो बृहद जातक पुस्तक बराह मिहिर जी का लिखा गया है। यह फल दीपिका पुस्तक का जब निर्माण हुआ उससे पहले का है। आचार्य बराह मिहिर जी को ज्योतिष का जनक भी, यानी कि प्रणेता जनक तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े विद्वान पुराने जमाने के। तो हम सभी यही बात को मान लेते हैं कि मिथुन राशि भी शीर्षोदय है, मिथुन राशि भी शीर्षोदय राशि है। अब इसके फलों में क्या गुणधर्म है? तो जो सिर के तरफ से उदय होता है, जो शीर्षोदय होता है, जो शीर्षोदय राशि है, उसमें यदि कोई ग्रह होता है तो उसके फल जल्दी मिलते हैं, उसके फल जल्दी मिलते हैं। शीर्षोदय राशि में यदि कोई ग्रह स्थित है तो उसके गुण धर्मों से संबंधित हम कोई काम करते हैं तो कम मेहनत में, कम परेशानियों में, कम संघर्ष पर कुछ वह लाभ मिल जाता है। लेकिन यदि पृष्ठोदय राशि में जो ग्रह होता है उसके फल देर से मिलते हैं। एक नियम यह भी है। दूसरा नियम यह है कि यदि हम प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो पृष्ठोदय राशि के फल अच्छे नहीं बतलाए जाते हैं, शीर्षोदय राशि के फल अच्छे बतलाए गए। यदि कोई ग्रह पृष्ठोदय राशि में होता है तो फल मिलने में, यदि प्रश्न कुंडली से फलादेश करते हैं तो फल मिलने में काफी विलंब होता है। यदि कोई शीर्षोदय राशि में कोई ग्रह होता है तो फल मिलने में बड़ा, मतलब जल्दी फल मिल जाता है।
उभयोदय, यानी कि उभयोदय मतलब कि व्यंग, उभयचर व्यंग, पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ व्यंग ही कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो व्यंग कहा जाता है। मेढक। मेढक, हाँ। मेढक क्या है, जल में भी रहता है और स्थल पर भी, मिला जुला हो गया। तो हम लोगों ने इसको याद रखना है, कम से कम किसी एक को तो याद रख ही ले, किसी एक को याद रखना 124,910 याद है। तो हमने यही एक ही बस याद रखा है, हमको याद नहीं रहता। अब हम ये दूसरे कायदे से नहीं याद करेंगे, किसी एक कायदे से याद रख लेंगे। तो 124,910 यह क्या है, पृष्ठोदय है, पृष्ठोदय। और याद तो है ही है कि मीन उभयोदय हो गया। तो एक, अब यहाँ पर देखा जाए, अब रंग बदलते हैं कलम का। अब 1 नंबर पृष्ठोदय, 2 वृष पृष्ठोदय, 3 मिथुन उभयोदय में हो गया, या शीर्षोदय। अब मानेंगे शीर्षोदय, क्योंकि केवल एक ही उभयोदय में हम लोगों ने माना यहाँ पर। थोड़ी अब 4 कर्क राशि पृष्ठोदय, 5 4, हाँ 5 पृष्ठोदय नहीं है, 6 पृष्ठोदय नहीं है, 7 पृष्ठोदय नहीं है, 8 पृष्ठोदय नहीं है, 9 पृष्ठोदय है, तो 9, 10 पृष्ठोदय है, 10 हो गए। तो सभी पृष्ठोदय राशियां यही है 5, 124,910। बाद बाकी एक उभय राशियां हो गई, उभयोदय मीन, शेष सभी शीर्षोदय है, शेष सभी शीर्षोदय है। तो शीर्षोदय राशि को याद करने के लिए हम लोग 3, 4 यहाँ है ही, 5, 6 नहीं है तो 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11। अब इस संख्या को याद रखें, कोई एक संख्या को तो याद रखना पड़ेगा ना। जी। आसान कौन सा है? 124,910। 124,910। नहीं, अगर इसको भी याद नहीं रखना है तो इस श्लोक को याद करें और इसका शब्दार्थ याद करें, शब्दों को समझे। तो उतना तो अब हम लोगों से हो नहीं सकता, कि हो सकता है? हो सकता है लेकिन बहुत टफ है। बहुत टफ है। तो अब हो सकता है, आप करें ना, समय ही नहीं आपके पास में। आप अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए जो जवाबदेहियां हैं, हम उस जवाबदेहियों को पूरा करने के लिए अपना समय खर्च करेंगे कि अब याद करने के लिए। याद करने वाले दिन में तो हम लोगों ने क्या क्या किया, पढ़ने के समय में अभिभावक की बात हम लोगों ने नहीं मानी, तो आज यह सब पढ़ रहे हैं। अगर उस समय गुरुजनों की बात अगर हम लोगों ने माना होता तो आज कुछ स्थितियां हम लोगों की और होती ना। जी गुरु जी।